सभी लोगों का आपका अपना चैनल BS एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए TGT PGT से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया जा रहा है, जिसमें आप लोग इन 30 प्रश्नों में अपना आकलन करेंगे कि कितना प्रश्न सही हो रहा है। प्रैक्टिस टेस्ट लगाने से आपको यह भी पता चल रहा है कि किस क्षेत्र से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपका नॉलेज किस क्षेत्र में कमज़ोर है। कमज़ोर वाले पाठ को ही आपको क्या करना है, मजबूत करना है। इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए, आपको कल का प्रश्न दिया गया था कि हिंदी के एक गद्यकार की रचनाओं को गद्य गीत कहा जाता है, वह कौन है? बताइए, इसमें सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब आपका था राय कृष्णदास। राय कृष्णदास यह क्या, हिंदी के एक गद्यकार की रचनाओं को गद्य गीत कहा जाता है। किसकी रचनाओं को? राय कृष्णदास की रचनाओं को गद्य गीत कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न नंबर 63। बताइए, खग कुल कुल सा बोल रहा पंक्ति में अलंकार है। बताइए कि खग कुल कुल सा बोल रहा में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है या यमक अलंकार है? तो सभी लोगों को पता होगा खग कुल कुल सा बोल रहा है। जिस अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इसमें आपका सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63, बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा? आपको बताना है वस्त्र शब्द के पर्यायवाची निम्नलिखित हैं, इनमें एक अशुद्ध है, जिसको चिन्हित करना है। तो वस्त्र का इसमें पर्यायवाची दिया गया, जिसमें एक पर्यायवाची गलत है, जिसको आपको बताना है। बताइए क्या सही जवाब होगा? तो आप लोगों को पता होगा पटमिस वस्त्र भी होता है, पटमिस अंबर भी होता है और पटमिस वसन भी होता है। तो क्या सही जवाब होगा? ये है आपका वस्त्र का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 65, बताइए निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है, उसे चिन्हित करना है। इस वाक्य में एक गलत दिया गया, गलत ऑप्शन को आपको बताना है। बताइए, अनेकों निरपराध कारागार भेजे गए, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, आधुनिक युग में श्रेष्ठ साहित्य लिखा गया है, नित्य स्नान करना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो इसमें आपका गलत ऑप्शन होगा अनेकों निरपराध कारागार भेजे गए। यह क्या गलत है? क्योंकि यहाँ अनेकों कर दिया गया, अनेक वैसे ही बहुवचन होता है, इसलिए आपका सही जवाब ए होगा। प्रश्न नंबर 66, बताइए चंद्रहास हर्ष मम परिताप, यहाँ चंद्रहास का अर्थ है, आपको बताना है चंद्रहास का क्या अर्थ है। तो चंद्र ज्योत्सना है, बाढ़ है, अशोक वृक्ष है या तलवार है? तो चंद्रहास मीन्स क्या होता है? तलवार होता है। चंद्रहास मीन्स तलवार, जिसे खड़ भी कहा जाता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 67, दंपति शब्द का अर्थ है। आपको बताना है कि दंपति शब्द का क्या अर्थ होता है। तो दंपति का अर्थ बताइए प्रेमी प्रेम का, माँ बाप, पति पत्नी या पिता पुत्र होता है। तो दंपति मीन्स होता है पति पत्नी। क्या होता है? पति पत्नी होता है। प्रश्न नंबर 68, बताइए जिजीविषा शब्द का अर्थ है। आपको बताना है कि जिजीविषा शब्द का क्या अर्थ होता है। जागने की इच्छा, जाने की इच्छा, मृत्यु की कामना, जीने की इच्छा। तो जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा। यह भी प्रश्न अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। 69, बताइए मैं इनसे मिला रचना है। आपको बताना है कि मैं इनसे मिला की रचना की विधा क्या है। आपको विधा बताना है। तो इसकी विधा क्या है? तो इसकी विधा रिपोर्टाज है, संस्मरण है, रेखाचित्र है या साक्षात्कार है। तो मैं इनसे मिला यह एक साक्षात्कार है। किसका साक्षात्कार है? तो यह पद्म सिंह शर्मा
जी का साक्षात्कार है। कौन सा? मैं इनसे मिला। प्रश्न नंबर 70 बताइए, निम्नलिखित साहित्यकारों में एक छोड़कर सभी रेडियो नाटक लेखक हैं, जो नहीं हैं उसे चिन्हित कीजिए। इसमें से बताना है कि कौन से साहित्यकार रेडियो नाटक लेखक नहीं हैं। तो रेडियो नाटक लेखक कौन है? सत्येंद्र भी हैं, सत्येंद्र भरत भी हैं, चिरंजीत भी हैं और उपेंद्रनाथ अस्क भी हैं। तो कौन नहीं है? वृंदावन लाल वर्मा जी रेडियो नाटक लेखक नहीं है। यह एक ऐतिहासिक कहानीकार माने जाते हैं। आपसे पूछा जाता है ऐतिहासिक कहानीकार कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। और आपसे पूछा जाता है कि प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? तो किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं, किशोरीलाल जी हैं। ठीक है, 3 प्रश्नों को भी आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 71 बताइए, निम्नलिखित प्रकारों में से एक निबंध का प्रकार नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा निबंध का प्रकार नहीं है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि वर्णनात्मक निबंध भी होता है, भावात्मक निबंध भी होता है, विचारात्मक निबंध भी होता है। तो कौन सा नहीं होता? प्रतीकात्मक निबंध नहीं होता। तो जिन लोगों ने डी ऑप्शन का चुनाव किया है उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 72 बताइए, निम्न नाटकों में से एक नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है। रक्षाबंधन है, सिंदूर की होली है, कुड़ाल है या सीता स्वयंवर है। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का प्रसिद्ध नाटक सिंदूर की होली है। कौन सा है? सिंदूर की होली है। और आपको यह भी पता होना चाहिए रक्षाबंधन किसका नाटक है। तो रक्षाबंधन हरि कृष्ण प्रेमी जी का नाटक है। किसका है? हरि कृष्ण प्रेमी जी का नाटक है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित आलोचना के प्रकारों में से एक सही नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा आलोचक प्रकार में से सही नहीं है। तो शास्त्रीय आलोचना भी होता है, तुलनात्मक आलोचना भी होता है, व्याख्यात्मक आलोचना भी होता है। कौन सा नहीं होता है? तो बिंबात्मक आलोचना नहीं होता है। जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 74 बताइए, चुंगी की उम्मीदवारी प्रहसन के लेखक हैं। बताइए कि चुंगी की उम्मीदवारी प्रहसन के लेखक कौन है? यह भी नाटक का एक भाग होता है। क्या? प्रहसन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो चुंगी की उम्मीदवारी प्रहसन के लेखक बद्रीनाथ भट्ट जी हैं। कौन है? बद्रीनाथ भट्ट जी हैं। प्रश्न नंबर 75 बताइए, गृहम गच्छति शब्द में संधि। आपको बताना है गृहम गच्छति संधि में कौन सा संधि है। विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है या कोई संधि नहीं है। तो गृहम गच्छति शब्द में कौन सा संधि है? तो इसमें बताइए कौन सा संधि होगा। तो इसमें सही जवाब आपका स्वर संधि होगा। क्या होगा? स्वर संधि होगा। निम्नलिखित में से एक सिद्धांत पंचशील सिद्धांत नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पंचशील सिद्धांत नहीं है। अहिंसा नहीं है, सत्य नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है या पौरुष नहीं है। तो पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत अहिंसा भी आता है, इसके अंतर्गत सत्य भी आता है और इसके अंतर्गत ब्रह्मचर्य भी आता है। तो कौन सा नहीं आता है? पौरुष नहीं आता है। तो डी ऑप्शन का चुनाव जिस लोगों ने किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 77 बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बौद्ध युगे शब्द में विभक्ति है। विभक्ति से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बताइए बौद्ध युगे शब्द में कौन सी विभक्ति है। तृतीया विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, द्वितीया विभक्ति है या पंचमी विभक्ति है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो बौद्ध युगे 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 शब्द में क्या है? सप्तमी विभक्ति। आपका सप्तमी विभक्ति होगा। प्रश्न नंबर 78 बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन सत्य है। आप बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। कृष्ण काव्यधारा में राधा माया का प्रतीक है। कृष्ण काव्यधारा में मुक्तक पद शैली का प्रयोग हुआ है। कृष्ण काव्यधारा आधार कृष्ण जीवन की लीलाएं हैं।
कृष्ण काव्यधारा का आधार कृष्ण जीवन की लीलाएं हैं, या कृष्ण सामान्य लौकिक पुरुष थे। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग सही जवाब का चुनाव कर लिए होंगे, तो इसका सही जवाब होगा कृष्ण काव्य का आधार कृष्ण जीवन की लीलाएं हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब होता है, बाकी सब क्या असंगत हैं, गलत हैं। प्रश्न नंबर 79 बताइए। जिसे बांटा न जा सके, जिसे बांटा न जा सके उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अखंडित कहते हैं, अविभाज्य कहते हैं, आवंटित कहते हैं, अकूत कहते हैं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जिसे बांटा न जा सके उसे अविभाज्य कहते हैं, क्या कहते हैं? अविभाज्य कहते हैं। इस तरह से बी ऑप्शन सही जवाब होता है। जिसे खंडित न किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अखंडित कहते हैं। प्रश्न नंबर 80 बताइए। कालिदास की रचना रघुवंशम है। आपको बताना है कि कालिदास की रचना रघुवंशम है, यह किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, महाकाव्य है, या गीत काव्य है? तो कालिदास का प्रसिद्ध रचना क्या है? रघुवंशम। तो इसका विधा क्या है? तो यह एक महाकाव्य क्या है? एक महाकाव्य है। प्रश्न नंबर 81 बताइए। तीन कौड़ी का होना मुहावरे का अर्थ है। बताइए कि तीन कौड़ी का होना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? बर्बाद होना, बुरी तरह हार जाना, बेकार होना, या बिगड़ने का कार्य? बताइए सही जवाब क्या होगा। तो तीन कौड़ी का होना मुहावरा होता है बर्बाद होना। क्या होता है? बर्बाद होना होता है। इस तरह से ऑप्शन ए आपका सही जवाब होता है। बताइए अगला प्रश्न नंबर 82। जो नाटक के सूत्र संचालन का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? जो नाटक के सूत्र संचालन का कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? सूतक कहते हैं, सूतवाहक कहते हैं, सूत्रधार कहते हैं, या प्रहरी कहते हैं? तो जो नाटक के सूत्र संचालन का कार्य करता है उसे सूत्रधार कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्रधार कहते हैं। अब बताइए प्रश्न नंबर 83। इसका सही जवाब क्या होगा? आलोचना शब्द का सही अर्थ है। आपको बताना है कि आलोचना शब्द का सही अर्थ क्या है। बुराई करना, गुण दोषों का सम्यक विवेचन करना, देखना, या समझदारी न होना? तो आलोचना शब्द का सही अर्थ होता है गुण दोषों का सम्यक विवेचन करना। क्या होता है? गुण दोषों का सम्यक विवेचन करना ही आलोचना कहलाता है। प्रश्न नंबर 84 बताइए। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, यह पंक्ति किसका है? कबीरदास का है, रहीम का है, तुलसीदास का है, या केशव दास का है? चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, यह पंक्ति रहीम दास की है। किसका है? रहीम दास जी का है। प्रश्न नंबर 85 बताइए। वैशाली की नगर वधू उपन्यास के लेखक हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वैशाली की नगर वधू उपन्यास किसका है? बताइए किसका है? श्रीनिवास दास का, आचार्य चतुर्सेन का, मुंशी कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी का, या किशोरी दास वाजपेयी का? बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। वैशाली की नगर वधू क्या? चतुर है, चतुर से चतुर्सेन। तो वैशाली की नगर वधू उपन्यास के लेखक आचार्य चतुर्सेन है। कौन है? आचार्य चतुर्सेन जी हैं। प्रश्न नंबर 86 बताइए। शुक्ल जी ने किसकी कविता को मौन मधी पुकार कहा है? बताइए कि शुक्ल जी ने किसकी कविता को मौन मधी पुकार कहा है? घनानंद के, आलम के, ठाकुर के, या मती राम के? तो शुक्ल जी ने मौन मधी पुकार घनानंद की कविता को कहा है। किसको कहा है? घनानंद की कविता को कहा है। घनानंद को ही पीर का कवि भी कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। इनकी प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान। सभी लोगों को पता होना चाहिए। अगला बताइए प्रश्न नंबर 87। कुशल कुशल ही पूछते, कुशल रहा न कोय, जरा मुई न भय मुआ, कुशल कहाँ ते होय? बताइए यह दोहा किसका है? रहीम का है, तुलसीदास का है, कबीरदास का है, या बिहारी का है?
तो कुशल कुशल ही पूछते, कुशल रहा न कोय, जरा मोई न भय मुआ, कुशल कहाँ थे होय। आप लोग इसे पढ़कर ही पता हो गया होगा कि यह किसकी पंक्ति है। यह दोहा कबीरदास जी का है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब होता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 88। नंद दुलारे वाजपेयी किस प्रकार के आलोचक हैं। बताइए कि नंद दुलारे वाजपेयी किस प्रकार के आलोचक हैं। प्रगतिवादी आलोचक हैं, शैली वैज्ञानिक आलोचक हैं, शास्त्रीय आलोचक हैं या स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। तो नंद दुलारे वाजपेयी यह एक स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। कैसे आलोचक हैं? स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कौन से स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं, तो नंद दुलारे वाजपेयी स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। प्रश्न नंबर 89 बताइए छायावाद का पतन पुस्तक किसकी है। आपको बताना है कि छायावाद का पतन पुस्तक किसका है। रामविलास शर्मा का है, विजय नारायण देवशाही का है या देवराज का है या शांतिप्रिय द्विवेदी का है। तो छायावाद का पतन किसका है? तो देवराज का है। छायावाद का पतन देवराज का पुस्तक है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 90। वर्षा वशिष्ठ किस रचना की नायिका है। आपको बताना है कि वर्षा वशिष्ठ किस रचना की नायिका है। मुझे चाँद चाहिए का, सारा आकाश का, अंधेरे बंद कमरे का या पहला पड़ाव का। तो वर्षा वशिष्ठ मुझे चाँद चाहिए का नायिका है। किसका नायिका है? तो मुझे चाँद चाहिए की नायिका है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 91। बादलों के घेरे किसकी कहानी है। आपको बताना है कि बादलों के घेरे किसकी कहानी है। मनु भंडारी का है, कृष्णा सोबती का है, उषा प्रियवदा का है या शशि प्रभा का है। बादलों के घेरे में कौन सोती है? कृष्णा सोती है। तो आप याद रखेंगे कि बादलों के घेरे में कौन सोती है? कृष्णा सोती है। तो बादलों के घेरे में यह किसकी कहानी हो जाएगी? कृष्णा सोबती की कहानी होगी। अगला बताइए प्रश्न नंबर 92। निम्नलिखित में से एक मत प्लेटो का है। बताइए कि इसमें से कौन सा मत प्लेटो का है। काव्य अनुकृति है, काव्य अनुकृति की अनुकृति है, काव्य उदांत की अभिव्यक्ति है, काव्य कल्पना की सर्जना है। बताइए इसमें से कौन सा कथन प्लेटो का है। तो प्लेटो का मत था कि काव्य अनुकृति की अनुकृति है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 93 बताइए इनमें से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। आपको बताना है कि इसमें कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। तो तार सप्तक का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि प्रथम तार सप्तक होता है, उसे क्या लिखा जाता है? तार सप्तक। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो अज्ञेय ने किया था कब? 1943 में। कब किया गया था? 1943 में किया गया था। तो इसमें बताइए कि तार सप्तक के कवि कौन नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि तार सप्तक में रामविलास शर्मा भी हैं, तार सप्तक के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध भी हैं और भारत भूषण अग्रवाल भी जी हैं। तो कौन नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह यह तार सप्तक के कवि नहीं है। अब आपको बताना है कि शमशेर बहादुर सिंह किस तार सप्तक के कवि हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह दूसरे तार सप्तक के कवि माने जाते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 94। यह प्रश्न आपके लिए है, आप इसका जवाब देंगे कि इसका जवाब क्या होगा। बताइए ज्ञानराश के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन या उक्ति किसका है? महावीर प्रसाद जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, श्याम सुंदर दास का है, चंद्र शर्मा गुलेरी का है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। इसके साथ ही साथ जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे हर एक वीडियो सभी आपके दोस्तों तक पहुंच सके। और जो लोग भी हमारे BS एजुकेशन हिंदी साहित्य को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। आप लोग इस परिवार को जोड़ते रहिए और एक बड़ा परिवार बनाइए, जिससे आप लोगों के लिए इस तरह से शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य किया जा सके।
चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।